हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईआईटी मेंस परीक्षा के लिए फिजिक्स का रिवीजन प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। इसको अपन कुछ पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, जो कि फिजिक्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, तो इसको हम कुछ पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। तो आज हम मैकेनिक्स का रिवीजन करेंगे, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स लेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स को भी साथ में हम शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैकेनिकल वेव, इनका जो है रिवीजन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो आज हम मैकेनिक्स का रिवीजन करते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के बात चालू करेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले जैसे कि बात करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, तो एग्जांपल के तौर पे एक सवाल अपन यहाँ पे लेते हैं, दैट इज लाइक दिस कि भाई ये एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा हुआ था गाड़ी के लिए, और यहां से एक जीप आ रही है और ये जीप जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से आ रही है एंड इट वाज एट रेस्ट, ये रेस्ट में था। तो यहां से d डिस्टेंस पे जब ये मोटरसाइकिल वाला पुलिस को देखता है तो गाड़ी स्टार्ट करके a एक्सेलरेशन से भागता है, इतने एक्सेलरेशन से भागता है। तो ये कंडीशन है t बराबर 0 टाइम पे। तो आपको बताना है कि मोटरसाइकिल वाले का एक्सेलरेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है ताकि ये पुलिस वाला इसको पकड़ ले। तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ताकि पुलिस वाला इसको पकड़ ले, उस एक्सेलरेशन तक अगर ये गाड़ी चलाएगा तो ये पुलिस की पकड़ाई में आ जाएगा। ये गाड़ी के अंदर पुलिस वैन है ये। अब यहां पे अगर इसका एक्सेलरेशन इसको ज्यादा रखना है ताकि ये इस जीप वाले के पकड़ में ना आए, तो इसका जो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे वो उस अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए पुलिस वाला इसको पकड़ता है तो उसके लिए इसका एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम कहलाएगा कि ताकि ये पुलिस वाला इसको पकड़ ले, और इसका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो ताकि ये पुलिस के पकड़ में ना आए, तो वो इसके लिए मिनिमम हो जाएगा कि इतना तो रखे ही, उससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो देखिए, इसको अगर हम रिलेटिव मोशन से करेंगे तो हम इस पुलिस की जो वैन है इसको हम इस मोटरसाइकिल वाले के फ्रेम में देखेंगे। तो मोटरसाइकिल वाले के फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो मोटरसाइकिल वाले की फ्रेम में देखने पर इस पुलिस वाले के पीछे की तरफ एक रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा a, और इसकी वेलोसिटी v नॉट आगे की तरफ होगी। और अगर ये पकड़ में आता है, मोटरसाइकिल वाला इस जीप वाले के पकड़ में आ जाता है, तो d डिस्टेंस चल करके ये रिटार्ड होते होते पुलिस की गाड़ी फाइनली यहां पे d डिस्टेंस के बाद रेस्ट में आ जाएगी। तो उसके लिए यहां पे इसकी स्पीड v नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो निकाल सकते हैं। ये मैं रिलेटिव मोशन की इक्वेशन नंबर 3 यूज कर रहा हूं। बाइक वाले की फ्रेम में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट का स्क्वायर प्लस 2 रिटार्डेशन माइनस a इंटू ट्रेवल डिस्टेंस d। तो यहां से अपने पास a की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। ये एक्सेलरेशन अगर रहता है मोटरसाइकिल वाले का या इससे कम रहता है तो ये मोटरसाइकिल वाला इस जीप वाले के पकड़ में आ जाएगा। और अगर इस मोटरसाइकिल वाले को इस जीप वाले के पकड़ में नहीं आना है तो मोटरसाइकिल वाले का एक्सेलरेशन इस अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मोटरसाइकिल सो दैट पुलिस विल कैच द मोटरसाइकिल। और अगर ये मोटरसाइकिल वाला पुलिस वाले के पकड़ाई में यानी जीप वाले के पकड़ाई में ना आए तो इसका एक्सेलरेशन इस अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही रिलेटिव मोशन के अंदर जैसे कि रेन मैन प्रॉब्लम होती है, फॉर एन एग्जांपल यहां पे ये देखिए बारिश ऐसे तिरछी हो रही है ग्राउंड की रेस्पेक्ट में, वर्टिकल के साथ कोई एंगल पे 37 डिग्री के एंगल पे हो रही है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे, ये 10 मीटर पर सेकंड से हो रही है, और ग्राउंड पे जमीन पे एक आदमी है। अब ये आदमी यहां से भाग रहा है, तो ये आदमी कितनी रफ्तार से भागे ताकि इसको बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई नजर आए। तो ये जो बारिश की वेलोसिटी है इसको मैं दो पार्ट्स में रिजोल्व कर देता हूं। एक तो इधर tan sin 37 की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, और इधर tan cos 37 इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये आदमी को बारिश केवल वर्टिकली गिरती हुई नजर आए
तो इस आदमी का जो भागने का स्पीड रहना चाहिए वो 6 मीटर पर सेकंड के बराबर रहना चाहिए। अब इस आदमी का स्पीड अगर 6 मीटर पर सेकंड के बराबर होएगा तो इसको बारिश का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नज़र नहीं आएगा, इसको केवल बारिश का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि बारिश सीधे गिरती हुई नीचे की तरफ ही गिरती हुई नजर आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको आप आदमी की फ्रेम से देखना चाहते हैं तो आदमी की फ्रेम से देखने के लिए आप ये बारिश का जो वेलोसिटी है, रेन का वेलोसिटी, इसको आप 6i कैप माइनस 8j कैप लिख लीजिए, मैन का वेलोसिटी 6i कैप लिख लीजिए, और फिर आप रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो भी आपको यहाँ पे रेन का वेलोसिटी आदमी की रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। तो अगर आदमी 6 की स्पीड से भागेगा तो बारिश का केवल वर्टिकल कंपोनेंट नज़र आएगा। बारिश से बचने के लिए इसको छाता केवल वर्टिकल रखना पड़ेगा। He has to keep his umbrella vertically upward to protect himself from the rain. इसके बाद में एक प्रॉब्लम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक कैनन है, कैनन से एक शेल फायर किया जाता है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एट द एंगल ऑफ 53 विथ हॉरिजॉन्टल, और ये शेल जो है वो m मास का है। अब ये शेल जब ऐसे ट्रेवल करता हुआ जाता है तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इट ट्रेजेक्ट्री इट ब्रेक्स इनटू द 2 इक्वल पीसेस, ये 2 इक्वल पीसेस में ब्रेक हो जाता है अपने ट्रेजेक्ट्री के टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। एक पीस m/2 मास का, दूसरा पीस भी m/2 मास का। इट ब्रेक्स इनटू द 2 इक्वल पीसेस। अब यहां पे ऐसा माना गया है कि एक पीस जो है वो जिस रास्ते पे गया था उसी रास्ते पे ट्रेवल करता हुआ वापस आ जाता है। ये वाला पीस वापस इसी रास्ते पे ट्रेवल करता हुआ कैनन पे आके गिर जाता है। जो पीस ऐसे गया था, जो पीस ऐसे गया था वो इसी रास्ते पे ट्रेवल करता हुआ वापस आ जाता है। तो अनदर पीस जो होगा हाफ पीस, वो कहां पे जाके गिरेगा ये हमें बताना है। तो अनदर पीस ये कहां पे जाके गिरेगा वो हमें बताना है, कितनी दूरी पे जाके गिरेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको कंसिडर करनी पड़ेगी कि अनदर पीस कहाँ पे जाके गिरेगा है बताने के लिए कि ये जो हाफ पीस अगर वापस लौट के आता है तो जस्ट ब्रेक होने के बाद इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो उतनी हो जाएगी जितनी कि एक्सप्लोजन होने से जस्ट पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे m मास के बम की थी। क्योंकि जाने का टाइम और आने का टाइम अगर बराबर है तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड भी बराबर होनी चाहिए और टाइम बराबर होगा ही, क्योंकि यहाँ पे केवल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो जितना टाइम यहाँ से जाने में लगा था उतना ही आने में भी लगेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे m मास के बम का 20 cos 53 डिग्री यानी कि 12 मीटर पर सेकंड था, तो लौट के आते टाइम भी 12 मीटर पर सेकंड ही होगा। अब यहां पे जितने टाइम में ये हाफ पीस आके गिरेगा ये अनदर हाफ पीस भी उतने ही टाइम में यहां पे आके गिरेगा। लेकिन पूरे सिस्टम का जो सेंट्रो मास है, पूरे सिस्टम का सेंट्रो मास यहां पे आके ही गिरेगा। दिस इज द लोकेशन ऑफ द कंप्लीट सेंट्रो मास ऑफ द सिस्टम। अब ये वाली लेंथ यहां पे आपके पास एक रेंज के बराबर होगी। अगर ये बम एक्सप्लोजन नहीं लेता तो उसका पूरा बम यहाँ पे आके गिरता रेंज के बराबर की दूरी पे, तो अभी भी पूरे सिस्टम का सेंट्रो मास यहीं पे जाके गिरेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम के सेंट्रो मास के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा कि उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चेंज होएगा। पूरे सिस्टम के सेंट्रो मास पे एक्सप्लोजन नहीं हुआ था तो भी एक ही फोर्स था, ग्रेविटी का, और एक्सप्लोजन होने के बाद भी पूरे कंप्लीट सिस्टम के सेंट्रो मास पे ग्रेविटी का ही फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रो मास के मोशन में चेंज नहीं आएगा, वो अभी भी यहाँ पे आके गिरेगा। अब एक m/2 मास का पार्ट अगर यहां पे आके गिर गया, दिस इज द m/2 पोर्शन, तो अनदर m/2 पोर्शन यहां पे आके गिरेगा, और ये अनदर m/2 पोर्शन जो यहां पे आके गिरेगा तो ये डिस्टेंस हम बता सकते हैं। व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? तो ये डिस्टेंस की वैल्यू अगर कंप्लीट सिस्टम का सेंट्रो मास यहां पर है और ये मासेस की वैल्यूज आपस में बराबर हैं m/2 तो ये डिस्टेंस अगर सेंट्रो मास से यहां m/2 की ये r है तो रिमेनिंग ये डिस्टेंस भी r ही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो m/2 पोर्शन है वो कैनन से
2r दूरी पर जाके गिरेगा। एंड जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन इसकी स्पीड जो रहेगी हॉरिजॉन्टल में वही रहेगी जो कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन से निकल के आएगी। देखिए जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन ये थी, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन m/2 मास का लेफ्ट में हो जाएगा मोमेंटम, तो अनदर m/2 मास का मोमेंटम यहाँ से निकल के मोमेंटम कंजर्वेशन से v2 निकल के आ जाएगा। एंड दिस विल बी व्हाट, this will be 36 meter per second. This will be the 36 meter per second, तो 36 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। अब इसमें एक्सप्लोजन जब हुआ तो कई बार एक्सप्लोजन एनर्जी भी पूछ लिया जाता है, तो एक्सप्लोजन एनर्जी निकालने के लिए जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन जो काइनेटिक एनर्जी थी वो लिख लीजिए। एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन काइनेटिक एनर्जी थी वो लिख लीजिए। और इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होएगा ये एक्सप्लोजन एनर्जी होगी, इट विल बी द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। अगला एग्जांपल देखिएगा। मैकेनिक्स में अपन यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम पे आधारित एक सवाल डिस्कस करते हैं। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का है स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है। और स्प्रिंग के इस सिरे से 5 मीटर की दूरी पर हम यहाँ पे एक ब्लॉक हम यहाँ पे 2 kg का एक ब्लॉक रख देते हैं, इसको हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देते हैं। और ये सरफेस रफ है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। अब ये जब ब्लॉक चलता हुआ जाएगा तो ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना कंप्रेशन करेगा ये आपको बताना है। इस ब्लॉक को 10 की स्पीड देकर के स्प्रिंग की तरफ फेंका गया रफ सरफेस पे, तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब स्प्रिंग में आएगा तो ब्लॉक कम्स एट रेस्ट। तो इस कंडीशन में हमें स्प्रिंग में अगर मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है तो लुक एट दिस। तो हमने मान लिया कि स्प्रिंग में x कंप्रेशन आने के बाद दिस ब्लॉक्स कम एट रेस्ट। यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर इनिशियल कंडीशन से यहाँ पर x कंप्रेशन आ गया और x कंप्रेशन आने पे ब्लॉक रेस्ट में आ गया। और फाइनली जब ये रेस्ट में आ गया तो इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क किया होगा, तो वी कैन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम और उसको अप्लाई करके ये कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन इस स्प्रिंग में जो x है वो फाइंड कर लेंगे। तो फ्रिक्शन ने जो वर्क किया होगा वो हो जाएगा -2g इंटू 0.1, ये फ्रिक्शन फोर्स इंटू 5 + x। हालांकि इससे पहले तलाश लें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो ब्लॉक पहले ही रुक गया, तो आप यहाँ पे थर्ड नंबर की इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो रिटार्डेशन आएगा वो μg का आएगा। g की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ, वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे रिटार्डेशन इसमें फ्रैक्शन की प्रेजेंस में यहाँ से यहाँ तक केवल रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर +2 इंटू रिटार्डेशन 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यार 0 नहीं हुई 5 मीटर चलने के बाद में, इसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे √90 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे इट विल नॉट कम एट रेस्ट, तो इसका मतलब ये स्प्रिंग को दबाएगा
और x अमाउंट दबा करके रुक गया तो फ्रैक्शन का वर्डन इतना, स्प्रिंग का वर्डन 1/2 20 इंटू एक्स स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ मास इंटू 10 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा इस क्वाड्रेटिक को इक्वेशन को सॉल्व करके। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक अरेंजमेंट है, ये इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन। और इस रफ इंक्लाइन प्लेन का कुछ इंक्लाइनेशन थीटा है। यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है और मास m है इसका, और ये इंक्लाइन प्लेन रफ है। अब यहाँ से एक अपन सिलेंडर को रिलीज करते हैं तो ये सिलेंडर रोल करता हुआ रफ इंक्लाइन प्लेन पे रोल करता हुआ ऊपर से नीचे आएगा। इसमें एंगुलर स्पीड भी रहेगी और इसमें ट्रांसलेशनल स्पीड भी रहेगी। अब जब ये सिलेंडर इंक्लाइन पे से रोल करता हुआ नीचे की आएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे आने पर इसकी स्पीड क्या होगी आपको बतानी है। तो लुक एट दिस, यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, ये हाइट h। अभी जब ये सिलेंडर यहाँ से रोल करता हुआ यहाँ पे आएगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले तो इस जमीन से r+h ऊंचाई पे था। अब जब यहाँ पे आ गया तो इसका सेंटर ऑफ मास जमीन से केवल r ऊंचाई पर ही होगा। और ये रफ सरफेस पे रोल करता हुआ आया है विदाउट एनी स्लाइडिंग। तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इस जगह पर एट दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट v की वैल्यू इधर रहेगी, ओमेगा इंटू r की वैल्यू इधर रहेगी। तो v की वैल्यू हो जाएगी v माइनस ओमेगा r इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी स्पीड क्या रहेगी ये बताने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब ये रोल करता हुआ आएगा तो स्टैटिक फ्रैक्शन लगेगा, और जब वो स्टैटिक फ्रैक्शन एक्ट होएगा तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रैक्शन जिस पॉइंट पे लगता है वो पॉइंट का वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसके ऊपर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट और कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देता हूँ तो ऊपर से नीचे आने में पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, और ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होएगा। दो तरह की काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, आई की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे v/r के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये इसकी स्पीड हो जाएगी जब ये रोल करता हुआ आएगा। और सिलेंडर ही नहीं, कोई भी और बॉडी भी होती, स्पेयर या रिंग भी, तो उसके लिए भी हम स्पीड इसी तरीके से निकालते हैं। और ये रफनेस यहाँ पे सफिशिएंटली रफ है ताकि स्लाइडिंग ना हो। ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि दिस इज द सफिशिएंटली रफ सरफेस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। और वैसे भी अगर रफ सफिशिएंटली रफ बोल दिया है तो रोल करने के लिए जितना फ्रैक्शन होगा वो उसको मिल जाएगा, तो स्लाइडिंग की हमको यहाँ पे कोई कंसिडरेशन करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रोटेशन के अंदर एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r है और इसका मास m है। दिस इज द स्फीयर, और इस स्फीयर को हमने यहाँ पे एक रफ सरफेस पे, दिस इज द रफ सरफेस, v0 स्पीड देकर के आगे की तरफ भेजा, ऐसे स्लाइड करा दिया। और जब इसको स्लाइड कराएंगे तो रफ सरफेस से फ्रैक्शन पीछे की तरफ लगेगा। जाहिर है स्लाइड मारेगा तो काइनेटिक फ्रैक्शन ही लगेगा,
और उसके कारण इसको फ्रिक्शन का टॉर्क मिलेगा, जिससे इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होएगा और उससे इसकी एंगुलर स्पीड बदलती जाएगी। फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो रिटार्डेशन आएगा, जिससे इसकी लीनियर स्पीड v कम होएगी। तो लीनियर स्पीड v के कम होते होते और ओमेगा के बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ओमेगा और v में ये रिलेशन आ जाएगा कि ये रोल करने लग जाएगा। यहाँ पे इट स्टार्ट रोलिंग, स्लाइडिंग बंद हो जाएगी। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो जब ये रोल करने लग जाएगा तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होएगी v, वो हमें बतानी है v नोट की टर्म्स में, v नोट mr इनकी टर्म्स में बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जमीन पर रहने वाला कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो आई सपोज कि जमीन पर रहने वाला ये पॉइंट p में यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, और जमीन पर रहने वाले इस पॉइंट p के अबाउट हम इस स्पेयर का एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं। क्योंकि जब ये स्पेयर यहाँ से हम इसको स्लाइड कराएंगे तो इसके ऊपर mg फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। अब हर ईच एंड एवरी मूवमेंट पे नॉर्मल का पी के अबाउट जितना क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, mg का उतना ही एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इवन जब इसने रोलिंग भी चालू कर दी तो भी mg और नॉर्मल के टॉर्क एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। फ्रिक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो पी से ही पास होकर के जाएगी, तो इस फ्रिक्शन का पी के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो यहां पे मैं पॉइंट पी के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई कर देता हूं। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करता हूं। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम केवल ऑर्बिटल होएगा, चलने वाला, और वो होएगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी की पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट पी से इसका पोजीशन वेक्टर ये पैरेलली शिफ्ट करोगे, m इंटू आर क्रॉस वी करोगे, डायरेक्शन अंदर आएगी। एंड व्हेन इट स्टार्ट टू रोल तो इसमें फाइनल एंगुलर मोमेंटम में ऑर्बिटल जो होएगा वो ये वाला होएगा, मास इनटू वेलोसिटी इनटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पोजीशन पैरेलली शिफ्ट करोगे, आर क्रॉस वी करने पर डायरेक्शन अंदर ही आएगी। क्लॉकवाइज ऑर्बिट रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज घूमने के कारण जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होएगा आई ओमेगा, आई की वैल्यू ये वाली होएगी इनटू ओमेगा, और रोल कर रहा है तो आप यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर कर दीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके पास यहाँ पे v और ओमेगा दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। v की वैल्यू v नॉट की टर्म्स में निकल के आ जाएगी। फ्रैक्शन ने कितना वर्डन किया इनिशियल स्टेज से जब तक इसने रोल करना चालू किया, वहां तक का अगर आपको बताना है तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखिए, वो केवल ट्रांसलेशनल होगी। फाइनली जब रोलिंग चालू हो जाए तो इस टाइम दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एंड ड्यू टू रोटेशनल मोशन। दोनों काइनेटिक एनर्जी लिखिए, दोनों का डिफरेंस देखिए, तो आपको उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो फ्रैक्शन का वर्डन हो जाएगा। नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहे हैं, उनका वर्डन 0 आएगा। तो इस स्टेज से इस स्टेज तक आने में केवल फ्रैक्शन ने ही वर्क किया होगा। नेक्स्ट एक फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल लेते हैं। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है अप टू अ हाइट h, और इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया a है। यहाँ पे एक होल कर दिया है टंकी के नीचे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a है। अब इस स्मॉल एरिया पे ये होल कर दिया है, तो इस स्मॉल एरिया से पानी बाहर निकलेगा। ऊपर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है, होल के जस्ट बाहर ओपन एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि टंकी का एरिया बहुत ज़्यादा है इस होल के एरिया से। तो जैसे ही ये होल करेंगे और पानी अभी h ऊंचाई पर है, तो कितनी स्पीड से पानी बाहर निकलेगा, ये स्पीड बतानी है निकलने वाले पानी की। तो जाहिर है पानी जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये जो लेवल है ये भी नीचे आएगा भाई, पानी का ये लेवल नीचे की तरफ आएगा। इसके नीचे आने की इस रफ्तार मैं v1 मान लेता हूँ।
अब कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक ऊपर से नीचे तक एरिया अगर एक जैसा है तो हमेशा इस लेवल का अगर नीचे आने का रफ्तार इस मोमेंट पे v1 है तो इस वाले लेवल का भी v1 रहेगा, इस वाले लेवल का भी v1 रहेगा और इवन इस वाले लेवल का भी रफ्तार v1 रहेगा। इस वाले लेवल का रफ्तार यहां से यहां तक के निकलने का v2 रहेगा। राइट तो अब ये जो लेवल है ये जस्ट इस होल के इनसाइड है और ये पानी को ये मान लीजिए ये मोड़ करके ऐसे आ रहा है पानी, ये पानी ऐसे आ रहा है, बहुत हार इनसेन लेवल। और कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक कैपिटल ए v1 इज इक्वल टू स्मॉल ए v2, ये पानी ने इस तरह से छोटे होल में मोड़ लिया। स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसीडर कर रहे हैं। अब मैं इस लेवल पे और यहां पे बर्नौली थ्योरम लगा देता हूं, तो इस लेवल पे बर्नौली थ्योरम लगाने पर इस जगह पे प्रेशर हो जाएगा PATM, यहां का प्रेशर प्लस ρGH, ये जगह पे प्रेशर है। इस जगह पे मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल मान लेता हूं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है ये वाले पे भी और ये वाले भी। ये वाला जो लेवल है ये जस्ट इनसाइड ही है, इसी लेवल पे इसी लाइन पे आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी यूनिट वॉल्यूम की जस्ट आउटसाइड, प्रेशर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी यूनिट वॉल्यूम की हाफ रो v2 स्क्वायर। अब यहां पे क्योंकि कैपिटल ए बहुत ज्यादा है तो v1 की वैल्यू भाई नेग्लिजिबल हो जाएगी, v2 के कंपैरिजन में v1 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत छोटी है तो v1 इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू जीरो, तो v1 वाली टर्म को यहाँ पे हम जीरो के बराबर मान लेंगे। v1 जीरो है तो स्क्वायर करके टर्म और छोटी हो जाएगी, नेग्लेक्ट कर देंगे, PATM से PATM कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो पानी बाहर निकलेगा उसकी जो स्पीड v2 रहेगी वो √2GH हो जाएगी। पानी का लेवल नीचे आता जाएगा, h बदलता जाएगा तो इस होल से निकलने वाले पानी की स्पीड भी बदलती जाएगी। कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी ये बताना है, तो स्पीड जो v2 रहेगी, इस स्पीड v, हालांकि ये बहुत कम है v1 तो इसलिए हमने इसको टर्म को नेगलेक्ट किया है, बाकी v1 को ऑलमोस्ट जीरो लिखा है, जीरो नहीं है, बहुत माइन्यूट सा है इसलिए नेगलेक्ट कर देंगे इसको, इस काइनेटिक एनर्जी को। और अगर वैसे v1 की वैल्यू बतानी है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से यहाँ से आप बता सकते हो, अगर v2 हमारे पास आ गया तो v1 की वैल्यू हम यहाँ से बता सकते हैं, v1 विल बी इक्वल टू स्मॉल a बाय कैपिटल A √2GH, और इस v1 की वैल्यू को माइनस dH/dt, इस हाइट के टाइम के साथ कम होने की रेट लिख सकते हैं। अब ये हाइट लगातार कम होती जाएगी तो टंकी कितने टाइम में खाली होएगी वो यहां पे हम बता सकते हैं। यहां पे अपन लिमिट लगा देंगे, t बराबर 0 टाइम पे अगर ये h ऊंचाई की भरी हुई थी तो किसी टाइम t के अंदर अगर ये h ऊंचाई कम होते होते 0 हो गई तो पूरा टाइम टंकी के खाली होने में कितना लगेगा निकाल सकते हैं। हाफ हाइट खत्म होने में, तो पहले हाइट h थी फिर h/2 रह गई तो ये टाइम 0 से t1 तक का मान लीजिए। अनदर हाफ हाइट के खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए अपन वापस से टाइम को 0 पे सेट कर लेंगे, यहाँ पे t2 कर दीजिएगा और यहाँ पे h की लिमिट h/2 से 0 हो जाएगी। तो पहला हाफ और दूसरा हाफ खाली होने में कितना कितना टाइम लगेगा वो दोनों टाइम निकाल सकते हैं। कोई भी लिमिट लगाएंगे उस लिमिट के दौरान टंकी खाली होने का टाइम निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सरफेस टेंशन का लेते हैं। देखिए कि सॉप बबल है और इस सॉप बबल की रेडियस कैपिटल आर है।
बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब यहां पे अंदर एक छोटा सोप बबल है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इट्स रेडियस इज स्मॉल आर। तो इस जगह पे प्रेशर जो होगा P2 वो क्या होगा, वो अपन को बताना है। यहां पे ये दोनों जो सोप बबल है, बड़े सोप बबल में छोटा सोप बबल है, तो सरफेस टेंशन जो है सोप सॉल्यूशन का वो S है। इस सोप लिक्विड से सोप बबल बने उसका सरफेस टेंशन S है, तो ये अंदर यहां का प्रेशर बताना है। तो पहले हम यहां का प्रेशर मालूम कर लें। तो हम जानते हैं इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से सोप बबल के अंदर 4S/R ज्यादा होता है, और यहां पे जो प्रेशर P2 होएगा वो यहां का जो P1 प्रेशर है उससे कितना ज्यादा होगा, 4S/r। यहां पे P1 की वैल्यू रख देते हैं। तो यहां पे आप इनसाइड वाले सोप बबल में कितना प्रेशर होगा वो मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही विस्कोसिटी में भी कभी कभी सवाल आ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्मूथ सरफेस थी, इस पे एक ऑयल की लेयर यहां पे हमने लगा दी, दिस इज द ऑयल लेयर, और इस ऑयल लेयर का थिकनेस, ऑयल लेयर का थिकनेस T है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस ऑयल लेयर का ईटा है। अब हमने यहां पे एक वुडन ब्लॉक को, जिसका नीचे का बेस एरिया A है और मास M है, V0 स्पीड देके फेंका, आगे की तरफ स्लाइड कराया। तो यहां पे ये T टाइम को नहीं बता रहा है, इसको मैं यहां पे T0 से बता देता हूं, दिस इज द थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर। तो जब ये आगे जाएगा तो इस पे विस्कस फोर्स पीछे लगेगा, तो इसकी स्पीड किसी टाइम T के बाद में कितनी होगी वो हम यहां पे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको स्लाइड कराओगे तो इस पे पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू होगी ईटा इंटू कॉन्टेक्ट एरिया dV/dy। तो यहां से यहां तक इसका, इस लेयर का वेलोसिटी भी V0 हो जाएगा, इस वाली लेयर का वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी ये डिवाइडेड बाय थिकनेस T0, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा। और ये विस्कस फोर्स इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा तो इसमें रिटार्डेशन देगा, तो डिवाइडेड बाय इसका मास कर देंगे तो ये इसमें पीछे की तरफ लगने वाला एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। और ये शुरुआत में इसका वेलोसिटी V0 था, तो शुरुआत में इतना एक्सेलरेशन रहेगा, धीरे धीरे इसका स्पीड कम होता जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद में अगर स्पीड V0 से घट के कुछ V हो गया तो ये वाला पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा। तो इसके ऊपर जो पीछे एक्सेलरेशन लगेगा वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो गया। हकीकत में माइनस साइन लगाया है, तो ये एक्सेलरेशन ना होकर के हकीकत में रिटार्डेशन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। अब यहाँ पे किसी टाइम के बाद कितना वेलोसिटी होगा उसके लिए यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को dV/dt टाइम के साथ वेलोसिटी के चेंज होने की रेट लिख देता हूं, और ये माइनस ईटा A m इंटू थिकनेस ऑयल स्लैब की T0 इंटू यहाँ पे आ जाएगा V। ये V वेरिएबल है, बाकी ये टर्म कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, dV/V इज इक्वल टू माइनस ईटा A m इंटू T0 इंटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिएगा। लिमिट लगाते टाइम t बराबर 0 टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे V0 थी, तो किसी t टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे अपन को मिल जाएगी, किसी t टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। और वेलोसिटी किसी टाइम t पर मिल गई तो उसको एक और बार इंटीग्रेटेड कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर मिल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो ये मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ सवालों की प्रैक्टिस करी है हमने आज।
रिवीजन प्रोग्राम में। इसके अगले लेक्चर में हम, जैसा कि अभी मैंने कहा भी था थोड़ी देर पहले, कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और मैकेनिकल वेव के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।